बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देखिए 2023 मैथ का पेपर 822 DX लेकर के आए हैं। तो चलिए इसे बिना देरी करते हुए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए परीक्षा में बैठ करके ये जो 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, तो 15 मिनट का जो समय होता है उसके लिए निर्देश जो दिए होते हैं उनके लिए सही से पढ़ लें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चनों के लिए हल करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है ये खंड आ, ये OMR शीट पे भरा जाता है। तो इसके हल करेंगे क्वेश्चनों के लिए। पहला क्वेश्चन कहता है परमेय संख्या 17/2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। यानी इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, है ना। तो देखते हैं, इसे हल करके देखते हैं। इसके लिए देखिए संख्या है तुम्हारे पास 17/2 गुणा 5, है ना। तो दशमलव प्रसार में क्या होता है, दशमलव प्रसार निकालते हैं, यानी कि दोनों गुणनखंडों की 2 और 5 के दोनों के गुणनखंडों की घात समान होनी चाहिए। तो हमें किसकी आवश्यकता है, 5 की एक बार और आवश्यकता है ना। तो 5 की आवश्यकता है। और परमेय संख्याओं में नियम होता है कि जिस संख्या का नीचे गुणा करते हैं उस संख्या को ऊपर भी गुणा करते हैं। तो ऊपर कितने मिलेंगे, 17 पंजे 85 के बटे कितने मिलेंगे, 5 पे 2 हो जाएगी और 2 पर भी 2 है, तो 5 दूने 10 पे घात हो जाएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे कितने बनेंगे तुम्हारे, 100 हो जाएंगे नीचे हर में, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसमें दशमलव का अंक कितने होगा, 2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब अगला देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है बिंदु, ये निर्देशांक दिए हुए हैं -3 और 5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो बाई अक्ष से दूरी होगी, यानी पहला कौन सा होता है, एक्स का होता है, दूसरा होता है बाई का, है ना। पहला एक्स का निर्देशांक होता है, दूसरा बाई का। तो बाई अक्ष से दूरी पूछता है, तो बाई के छोड़कर जो एक्स का होगा वही इसकी दूरी होगी। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा, ए नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्या कहता है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 144 गुणनखंड काट लेते हैं। गुणनखंड तो काट ही लेते होंगे सभी। 2 सत्ते 14, 2 दूने 2 तिया 6 और 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 एकन 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 नैम 18 और 3 से ये कट जाएंगे, 3 तिया 3 एकन, है ना। तो देखिए 2 पे घात कितनी बनेगी, 1 2 3 4, यानी 2 पे घात बनेगी 4। 3 पे घात कितनी बनेगी, 1 2, 2 बार आया है तो 3 पे घात 2 बनेगी, है ना। तो ये जो घात हैं इनके योग पूछता है, कितनी घातों का योग होगा, 6। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है दिया गया है, क्या दिया गया है, लासा 132 और 228 बराबर, ये संख्या हमारी इसका यानी कि लासा दिया गया है 3168। तो मासा कितना है, 132 और 288 का मासा ज्ञात करना है। तो देखिए ये शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझिए कि लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। ठीक है, दूसरी संख्या होती है। तो अब इसमें हम मान लगा देते हैं। लासा देखिए कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, लासा है तुम्हारे पास 3168 गुणा मासा हमें ज्ञात करना है। और पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारे पास दी हुई है 132 और दूसरी संख्या है हमारे पास 288। अब हम क्या करेंगे, मासा ज्ञात करना है। तो मासा बराबर 132 गुणा 288 के बटे 3168। ठीक है, अब देखिए इसे हम काटेंगे तो 132 से
288 से डायरेक्टली ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है। तो हमारे पास बचेंगे 132। कितना बचेगा? 132 बचेगा, जो कि हमारा आंसर आएगा। मासा बराबर 132 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए 5वां सवाल क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो m का मान होगा, मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर होते हैं विभक्त का जब d बराबर b² माइनस 4ac बराबर जब 0 आता है ना, तब मूल बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसी में मान लगा देंगे। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए b² कितना है इसमें? देखिए x का स्क्वायर होता है, वो होता है a बराबर कितना है? 3। और b बराबर है हमारे पास माइनस का 12 और c बराबर कितना है? m है। तो ये मान हम इसमें लगा देंगे। b यानी कि माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 3 और c m इक्वल टू 0। तो देखिए 12 में 144 होता है, माइनस 4 3 12 m इक्वल टू 0, ठीक है। 12 का हम इस पूरे समीकरण में भाग लगा देंगे। तो 12 का भाग लगाने से क्या मिलेगा हमें? 12 में 144 और m इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देते हैं। तो यानी 12 बराबर m इधर आएगी, तो m बराबर कितने हो गए? 12, ठीक है। m का मान कितना मिला हमें? 12, जो कि आंसर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा है? 6 नंबर का। देखिए क्या कहता है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग कब होता है? मूलों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसमें देखिए माइनस बी कितना है? -3 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। और माइनस यहाँ पर भी दिया हुआ है बटे। अब इसमें देखेंगे क्या है, हमें ए देखना है। तो ए कितना है हमारे पास? 5 है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 3/5 ये हमें आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। देखिए 6 का कर लिया है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 और 2x प्लस लेमडा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है। क्या कहता है? कोई हल नहीं है, है ना। तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे इसे ज्ञात करेंगे। कोई हल कब नहीं होता है? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, ठीक है। तो इसी में हम इनके मान लगा देंगे सभी के। देखिए पहला वाला समीकरण होता है वो सब a1 a2 और a1 और b1 और c1 इस प्रकार से होते हैं। यानी लिख लेते हैं एक बार के लिए। a1 बराबर देखिए इसका गुणांक कितना है? 1 और b1 बराबर 2 और c1 बराबर 70, ठीक है। इसी हिसाब से इसके मान होंगे a2 बराबर 2 और b2 बराबर लेमडा, ठीक है, और c2 बराबर 35, ठीक। चलिए इसे मान रख लेते हैं। तो a1 कितना है? देखिए 1 बटे a2 कितना है? 2 और देखिए b1 कितना है? 2 बटे b2 कितना है? लेमडा है, ठीक है। तो लेमडा मान लगा देंगे। अब देखिए इधर दिया हुआ है नॉट इक्वल टू, तो इसका मान लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। केवल हमें इसका लेमडा का मान निकाल लेंगे। तो 2 दूने 4, 4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है? 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक निर्देशांक दिए हैं और देखिए बी के हैं को जोड़ने वाले एक रेखाखंड, कोई रेखाखंड है का मध्य बिंदु दिया हुआ है पी,
ये हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x1 + x2/2 कोमा y1/2 बटे 2 बराबर मध्य बिंदु, है ना। तो इससे हम देखिए इसमें मान लगा देंगे। पहला होता है x का x1 x2, ठीक है ना। तो x1 कितना हमारे पास -4 और x2 कितना है 5/2। यहाँ देखिए y1 कितना है 2 + y2 कितना है 6/2, ठीक है। यहाँ देखिए मध्य बिंदु, यानी कि ये मध्य बिंदु दिया हुआ है हमारे लिए a/8, 4, ठीक है। ये मध्य बिंदु दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो घट रहा है ये संख्या हमारी, क्योंकि असमान चिन्ह संख्याओं को घटा देते हैं। माइनस यहाँ पर देखिए 8 हो गए, तो 8/2 यानी कि 2 दूने 4 और 2 चौके 8। यहाँ देखते हैं ये तो हमारी संख्या इससे बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचे 1/2, 4, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, पहले वाले के बराबर ये और y के बराबर y का मान निर्देशांक होता है, ठीक है। तो देखिए y से ये तो बराबर है, इससे हमें मतलब नहीं है, a का मान निकालना है। तो 1/2 = a/8, ठीक है। इसका कैसे गुणा कर देते हैं, तो 2a = 8। तो 2 से इसे भाग लगाएंगे, कितना आंसर मिलेगा हमें 4, ठीक है। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर सही है, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या 9 देखिए। 9 क्या है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, ठीक है। तो PQ अनुपात BC दिया गया है हमारे लिए 1:3। तो AP बराबर PB का अनुपात होगा, है ना। देखिए इसमें दिया गया है PQ अनुपात BC, PQ अनुपात BC 1:3, 1/3, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए, AP और PB का अनुपात, ठीक है। तो इसे देखिए कैसे निकालेंगे, ये भुजा का अनुपात दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुजों में, दो समरूप त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात किसी दूसरे भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इसे हम लिखेंगे AP के बराबर, AP के बटे लिखेंगे क्या चीज़, AB, ठीक है। इसे देखिए हम AB भुजा के लिए दूसरी तरह से लिख सकते हैं, AP बटे AB भुजा यानी कि ये भुजा और प्लस ये भुजा जोड़ते हैं, AP के बराबर AB, देखिए AP बटे PB, AP के बटे PB, यानी कि AB भुजा है, AB तो इन दोनों को भुजाओं के योग के बराबर होगी AB, है ना। तो इसका अनुपात देखिए दिया गया है 1/3, ठीक है। अब इसमें क्या करें, कैंची गुणा कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 3AP बराबर AP + PB, ठीक है। अब देखिए इसे इधर लेके आएंगे, AP - AP और इधर क्या है PB। तो इसमें देखिए 2AP के बराबर बचेगा PB, है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, AP अनुपात PB, AP अनुपात PB। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, PB का हम इसमें भाग लगा देते हैं, PB का, ठीक है। तो PB का भाग लगाने से देखिए ये कितना है, 2 गुना है इसका, ठीक है। PB जो है इसकी 2 गुनी है, यानी कि इसके लिए हम इधर भेज देते हैं। तो ये बनेगा PB के बटे 2, है ना।
ये आधा है और ये पूरा 1 बनता है, यानी इसका अनुपात 1 मिलेगा और इसका मिलेगा 2 गुना, यानी कि 1/2, तो 2 गुना हो गया ये। तो कितना अनुपात मिलेगा? 1:2, 1:2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप क्या होगी, है ना। चलिए इसे देखते हैं। देखो इसमें दिया गया है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ए भी दिया हुआ है पहले, ए और बी, ठीक है। ए भी यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें क्या है, ए भी हमारे पास दिया है 6√3। ए सी कितना दिया गया है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ लिया तो सी यहाँ पर होगा। ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे देखिए चेक करके ये देखते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज में है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं कि जो कर्ण भुजा होती है, बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर वर्गों के योग के बराबर होती है। तो चेक करके देखते हैं, 12 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस 6√3 का वर्ग बराबर आता है या नहीं आता है। तो 12 में देखिए 144 होता है, 6×36 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 6×36 और 36 ये बाहर निकल आएंगे रूट से, क्योंकि √3 गुणा √3 का 3 होता है ना। और 6 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 36 गुणा 3 यानी कि 108, ठीक। तो इनका टोटल करेंगे तो कितना बनेगा 8 6 14 और 1 हासिल। देखिए दोनों तरफ हमारी संख्या बराबर आती है, इसका मतलब है ये कोण कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज कितने का होता है, 90 अंश का होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह देखते क्वेश्चन संख्या 11। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। कितना है, 16:25 है, ये अनुपात हमें दिया गया है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया होता है, उसमें क्या करते हैं, संगत भुजा निकालते हैं तो इनके लिए हम रूट में रख देते हैं, यानी कि इनका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो कितना आएगा 4:5, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर किस में सही है, बी में सही है। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिया है। और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का अनुपात क्या होगा, है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ये भुजा, इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज एक ही भुजा से, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा होती है या समरूप त्रिभुज होते हैं, तो उनमें क्या होता है, कोई भी एंगल होता है वो उसका समद्विभाजक जो होता है वह उसके जस्ट सामने वाली भुजाओं के समानुपाती होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दी गई हैं 2 और ये है 4, तो कितना इसका मिलेगा 2:4। तो यही इसके कोण का भी अनुपात होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 13वां क्वेश्चन है। देखिए sin 31 अंश बटे cos 59 अंश, तो इसका मान सभी बच्चे जानते होंगे वैसे कितना आएगा, पर देखिए करके कैसे देखते हैं कितना आता है। एक के लिए हम बदल लेते हैं इसके लिए, तो sin किस में बदलेंगे इसे, 90 माइनस 59 अंश में, है ना। कितना बचेगा हमें, sin 59, यहाँ 31 है तो 59 घटाएंगे, बटे केवल एक के लिए बदल लेते हैं, चाहे ऊपर अंश को या फिर हर के लिए, ठीक है, 59 अंश। इसके लिए हमें क्या करना है, अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी थीटा का मान कितना है यहाँ पर 59 अंश है, बटे यहाँ पर देखिए cos हमारे पास 59 अंश है ही है, तो ये कट जाएगी संख्या तो 1 आएगा। इसका आंसर कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 14वां सवाल क्या है।
देखिए 14वां सवाल कहता है चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। अवनमन कोण देखिए कहाँ से देखते हैं, यहाँ से नीचे की ओर देखते हैं तब वह कोण अवनमन कोण होता है। तो देखिए ये कोण यहाँ पर बन रहा है, वही कोण यहाँ पर होगा उतना ही, है ना। तो यहाँ 45 है तो ये 45 का होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अब यहाँ पर कितने का, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। समकोण त्रिभुज कितने का होता है, 90 अंश का होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है तो ये कितने का होगा, 90 का होगा। तो जब एक कोण किसी त्रिभुज में 90 अंश के होते हैं तो अन्य दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 से कम होंगे या उनका दोनों का टोटल 90 अंश होगा। तो 90 में से 60 घटा दें, कितना मिलेगा, ये 30 अंश का। तो ये जो अवनमन कोण होगा इसका बनने वाला वो कितने का होगा, 30 अंश का मिलेगा ये कोण, ठीक है। ये वाला 30 अंश का कोण मिलेगा, ठीक है। तो ये तो देखो दिया गया है 45 और 30 अंश, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15वां देखेंगे। यदि एक वृत्त का परिधि, एक वृत्त की होगा यहाँ पर, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी कि इसने क्या कहा, संख्या में समान है, समान बता दिया दोनों चीज़ें, क्या क्या चीज़, परिधि और क्षेत्रफल। तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि, परिधि निकालते हैं तो क्या सूत्र लागू करते हैं, 2πr, है ना। और क्या चीज़ है, संख्यात्मक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। इसने कहा समान है तो उन्हें हम बराबर में ले सकते हैं। देखिए पाई से पाई कट जाएगी, आर से आर कट जाएगी, एक घात, तो आर बराबर कितना बचेगा हमारे लिए, 2 मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन कहता है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी, ये घनाभ की आकृति है, घनाभ की आकृति लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, पिघलाकर क्या किया गया है, 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। देखिए अब इसे देखिए कैसे हल करेंगे, क्योंकि घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, है ना। तो कैसे, 9 × 8 × 2, ये हमने क्या निकाल लिया, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन। अब इसका आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का भी, यानी कि ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों इसकी बराबर होती हैं, है ना। तो तीनों चीज़ें हमने, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो गई इसकी। अब देखिए इसे हल करते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूने 4, 9 दूने 18, ये हमारा ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है, पहले में, ए नंबर में। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल दिया गया, यानी कि देखिए मध्य का ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य, है ना। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं, इनका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, 5, 15, 25, 35 और 40 और 50 के बीच में कौन सा मध्य बिंदु मिलेगा, 45, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सिग्मा fx ज्ञात करेंगे, सिग्मा fx, यानी इसको टोटल ज्ञात करेंगे, सिग्मा fx ये है, ठीक है। तो fx के लिए हम क्या करेंगे, 4 पंजे 20 गुणा कर लेते हैं, 15 पंजा 75 और 25 छक्के 150 और 35 में 4 का गुणा करेंगे तो 140 और 45 में 1 का गुणा करेंगे तो 45। फिर देखिए क्या करेंगे, f के लिए जोड़ करके लिखते हैं तो कितना आया हमारे पास, 20 आया। इसी तरह से हम fx के लिए जोड़ लेते हैं, वो है 430, 430। तो इसका आंसर होता है माध्य बराबर x पर बार बराबर सिग्मा fx के बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है, 430 आया है, और ये f कितना है हमारे पास, बारंबारता 20 है, 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20 दूने 40 और 3 बचे, फिर हम भाग लगाएंगे 20 एकम 20, फिर बचेंगे 10, तो 20 पंजे 100, ये हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन देखिए, यदि दिए गए आंकड़ों
आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। तो बहुलक और समांतर माध्य में क्या संबंध होता है? इसमें संबंध होता है 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए इसमें मान लगा देते हैं। तो क्रम से दिया गया है, पहला क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य यहाँ पर दिया गया है, ये 2 गुणा 28। बहुलक दिया नहीं है, बहुलक यानी पूछा गया है। माध्यिका हो गई समांतर माध्य, माध्य तो ये है, और बहुलक कौन सा है? 16 है, तो बहुलक 16 लगा दिया। 3 माध्यिका पता नहीं है ना, तो ज्ञात करनी है ये माध्यिका। देखिए 28 दूना कितना होता है? 56 प्लस ये कितना बना? 6 6 12 2 हासिल 1 और 5 6 और 7। ठीक है, अब देखिए ये 3 जो है माध्यिका में इधर गुणा कर रहे हैं, तो इसलिए ये भाग कर देंगे। इधर 3 का भाग लगाओगे तो 24 3 72 होता है। आंसर आएगा माध्यिका 24, जो कि ऑप्शन नंबर किस में सही है? सी में सही है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक यहाँ जो ज़्यादा बार होगा। तो बारंबारता देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है? 8 बार आया है। कौन सा वर्ग? 3-5 है ना, ये बहुलक आया है। ठीक है, तो इसका वर्ग कौन सा है? 3-5 वाला। ठीक है, इसी तरह से 20वां क्वेश्चन है। इसमें बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग होगा, तो माध्यिका इसमें देखिए निकालनी है। थोड़ा ये बड़ा सवाल है बीच में, तो इसका देखिए सबसे पहले तो संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखिए वर्ग अंतराल पहले लिख लेते हैं। 10 20 20 30 और 30 40 और 40 के बाद 50। ठीक है, ये हमारी बारंबारता है। तो बारंबारता की लिखेंगे यहाँ पर F 4 और 5 13 20 8। ठीक, इसकी देखिए फिर संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। 4 की 4 4 5 9 और 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9 3 12 यानी कि 22 बनेगा। 22 और ये टोटल करेंगे तो कितना बनेगा? 42 बनेगा। 42 और 8 टोटल करेंगे तो 50 बनेगा, है ना। तो ये योग जो होगा इसका वो कितना होगा? 50 होगा। बारंबारता का योग होगा वो भी 50 ही होगा, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसमें 50 में n जो F बटे यानी कि जो संख्या आती है उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, तो कितना आएगा? 25। 25 देखिए किस वर्ग अंतराल के बीच में फंस रहा है? 20 और 30 के। किस में फंस रहा है? 20 और 30 के। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें।